हेलो माय क्यूटीज़ एंड स्वीटीज़, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि योडल वाली मानवा का क्या। तो फ्रेंड्स, उसके चैप्टर्स अभी तक नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि सीज़न 3 यहीं पर एंड हो चुका है। और अगर इसके न्यू चैप्टर्स आते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि एक मंथ से इसके कोई भी चैप्टर नहीं आए हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप लोग तो जानते ही हो। और बाकी तो आप लोग इस मानवा को एंजॉय कर ही रहे हो, तो ऐसे ही एंजॉय करते रहो। तो चलते हैं हम स्टोरी में आगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं राफेल वो हैनबर्टन किलिन के सामने अपने तलवार के साथ खड़ा था, और हैनबर्टन उसे देखकर बड़े ही गुस्से से मनी मन कहता है, राफेल कैड्रे तू। और वो बड़ा ही गुस्सा होता है, और मनी मन कहता है आखिर वो यहाँ क्यों है। और हम देखते हैं राफेल वो उसे बड़े गुस्से में देख रहा होता है। तब हैनबर्टन वो अपने मनी मन कहता है, धत्तरी की। फिर एनेक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि बस थोड़ा और, फिर मैं एनेक्से तक पहुंच जाऊंगा। और फिर वो एनेक्से की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने इस एनेक्से को पहले ही एडवांस में किराए में ले लिया था। यहाँ से बड़ा क्रिमिनल भी यहाँ पर अगर छुप जाता है ना, तो उसे यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने लिए समय बचाना होगा, और जब भी मुझे मौका मिले तुरंत उसकी तरफ मुझे भाग जाना होगा। और वो इतना सब कुछ सोचने के बाद हंसते हुए कहता है, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है सर कैड्रे। उसकी बात सुनकर राफेल वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब हम देखते हैं हैनबर्टन वो उसका ध्यान भटकाते रहता है कि अरे क्या आप यहाँ प्रिंसेस के किडनैप होने की खबर सुनकर नहीं आए थे। हालांकि ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं यहाँ सबसे पहले पहुँचा और मैंने यहाँ आकर प्रिंसेस की जान बचाई। और उसकी ये बात सुनकर तो हमारी कायना भी शौक हो जाती है कि भाई जिसने किडनैप किया वो कैसे झूठ बोल रहा है कि उसने मुझे बचाया। बड़ी ही शौक होकर हैनबर्टन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम क्या कह रहे हो। और हम देखते हैं हैनबर्टन वो उसे डराते हुए कहता है, तुम ना चुप रहना, समझी कि नहीं समझी। अगर तुमने अपने मुंह से एक भी आवाज़ निकाली ना तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। ये सारी हरकतें हमारा राफेल बड़े अच्छे से नोटिस कर रहा था, इसलिए वो कहता है, लेकिन मेरी नज़रों में तो तुम प्रिंसेस को धमका रहे हो, ना कि बचा रहे हो। और ये सुनकर हैनबर्टन वो हंसते हुए कहता है, क्या मैं धमका रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो सिर्फ प्रिंसेस की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा असुविधा महसूस हो रही है। और ये देखकर तो हमारी कायना बड़ी ही शॉक्ड होती है कि भाई कितने सफाई से झूठ बोलता है ये बंदा, और ऐसे झूठ बोलता रहता है। और हम देखते हैं हमारी कायना वो मन ही मन कहती है, अब तो राफेल ने अगर इसमें दखल दिया ना तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए वो कहती है, प्लीज़ यहाँ मत आओ। और कायना के मुंह से ये बात सुनकर राफेल बड़ा ही शॉक्ड होता है कि कायना उसे अपने पास आने से रोक क्यों रही है। और हम देखते हैं कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। और उसको ऐसे मुस्कुराते देख के हमारा राफेल वो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने कहा ना नाटक करना बंद करो। अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा है ना उसमें कई सारी गलतियां हैं। और उसकी बात सुनकर हैनबर्टन वो थोड़ा शॉक होता है, कहता है, क्या मैंने क्या गलती की। की बात सुनकर राफेल बड़े ही फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि पहले तो तुम मुझे सर नहीं लॉर्ड बुलाओ, समझे कि नहीं समझे। फिर बड़ा ही डेंजरस फेस बना के कहता है, और दूसरा अपने इन गंदे हाथों को प्रिंसेस के ऊपर से अभी हटाओ। इससे पहले कि तुम अपने इन गंदे हाथों से प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाओ, मैं तुम्हारे इन हाथों को ही काट दूंगा। उसकी बात सुनकर हैनबर्टन वो कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो। और फिर मन ही मन कहता है, तेरी की सब कुछ गड़बड़ हो गया। वहीं दूसरी ओर राफेल वो अपनी बाज जैसी नज़रें हैनबर्टन पर गड़ाए हुए था कि कब उसे मौका मिले। वहीं दूसरी ओर इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कायना वो हैनबर्टन से दूर भागने की कोशिश करती है, और हैनबर्टन जोश चलाता है, धत तेरी की सब गड़बड़ हो गई। वहीं इसी का फ़ायदा उठाकर राफेल वो एक स्लैश टैग तैयार कर लेता है। और इससे पहले हम देखते हैं राफेल उसे मारता है, हैनबर्टन उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और राफेल के मारने से पहले ही कायना जोर से चिल्लाती है, सर राफेल प्लीज़ उसे मत मारिएगा। क्या लड़की है यार, उसने रोक क्यों लिया, यहीं पर निपटा देना था, खेल खत्म हो जाता सबका। कायना के ऐसा कहने की वजह से हमारा राफेल वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, लेकिन उसका अटैक पहले ही चल चुका था। और ये अटैक सीधा हैनबर्टन के ऊपर जाकर लगता है, और उस अटैक की वजह से हैनबर्टन के चेहरे पर एक स्लैश अटैक आ गया था। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक था। और फिर एक ज़ोरदार चीख उसके सुनाई देती है। वो अपने फेस को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। राफेल जल्दी से जाकर भागकर हमारी कायना को पकड़ता है और कहता है, योर हाइनेस द प्रिंसेस। और हम देखते हैं हमारी कायना वो करा रही होती है, और वहीं इसी का फ़ायदा उठाकर हैनबर्टन वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर राफेल उन सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, हे उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना, समझे। तभी हमारी कायना राफेल को आवाज़ देती है, सर राफेल। और कायना की आवाज़ से राफेल वो थोड़ा शॉक होता है, और हम देखते हैं कायना वो उससे पूछती है, आप यहाँ क्यों आए। मतलब क्या ही सिली सवाल पूछा इस लड़की ने। और फिर हम देखते हैं राफेल वो कायना की तरफ देखता है जिसके फेस पर चोट लगी थी और उसके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे।
और वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है प्रिंसेस आपकी हालत। और वो कायना की ऐसी हालत देखकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका हाथ खुद ब खुद कायना के फेस पर चला जाता है और ये देखकर कायना वो अलग शॉक होती है। वहीं राफेल इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे देर आने के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है प्रिंसेस। उसकी ऐसी हालत देखकर कायना वो अलग शॉक होती है और कहती है सर राफेल। और तब राफेल के हाथ वो कांप रहे थे और ये कायना को महसूस होता है और वो मनी मन कहती है क्या उसके हाथ वो कांप रहे हैं। वो उसके इमोशनल फेस को देखते हुए मनी मन कहती है आखिर तुम्हारे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों हैं सर राफेल। तब राफेल और कायना एक दूसरे के साथ थे। फिर कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है सर राफेल मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर हमारा राफेल वो थोड़ा शॉक होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात गहरा रही होती है और मून चमक रहा होता है और वहीं दूसरी ओर हैनबर्टन जो कि वहाँ से बचकर भाग आया था वो करारते हुए कहता है थत्तरी की। और उसके हाथ में उसका खून होता है और कहता है मैं तो बस लगभग उसे अपने हाथों में ले ही आया था लेकिन वो कमीना कैड्रे वो बीच में आ गया। और फिर अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहता है लेकिन ये भी ठीक है। और फिर वो कहता है मेरा प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई लेकिन और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके पीछे हमारा रिजफ आ चुका था। वो अनजाने में ही कहता है कायना सिर्फ मेरी है, वो फिर से मेरे ही हाथों में आएगी। मतलब कमाल है, सारे के सारे साइको बंदे हमारे कायना को ही मिलते हैं। कहता है उस पर मेरे अलावा किसी और का अधिकार नहीं है। उसके इतना कहने के साथ ही रिजफ उस पर पीछे से बंदूक तान देता है। इससे वो बहुत शौक होता है और घबरा जाता है। वहीं रिजफ कहता है कि मुझे कहीं से एक चूहे की चहचहाहट सुनाई दे रही है। वो हंसते हुए कहता है तो वो यहाँ छुपा बैठा है ना। तब वो तो बड़े ही गुस्से में उसका बाल पकड़ता है जिससे कि वो जोर से चिल्लाता है आ। फिर वो उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहता है मुझे ऐसी चीज़ें इसीलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि सिचुएशन को बिल्कुल भी नहीं समझते और तुम हर बार लाइन को क्रॉस कर देते हो। हैनबर्टन किलियन जो एक कीड़ा है जिसे अपनी जगह का बिल्कुल भी नहीं पता। और ये सुनकर हैनबर्टन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं सीन शिफ्ट होता है और एनेक्सी के पीछे हम हमारे राफेल और कायना को देखते हैं जहाँ पर राफेल वो बड़े ही सीरियस अंदाज में बोलता है किलियन मिस हो गया है और सब के सब इस पूरे एरिया को सर्च करो और उसे भागने तो बिल्कुल भी मत देना। तो सारे सर कहते हैं यस सर। और तब हम देखते हैं वहाँ पर किसी का घोड़ा आकर रुकता है और ये कोई और नहीं हमारा रिजफ होता है जो कि बहुत ही तेज़ी से आया होता है और किलियन को उसके सामने पटक देता है। बेचारे किलियन की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। और फिर हम देखते हैं इसको ऐसे देखकर राफेल और साथ में सोल्जर्स सबके सब शौक होते हैं। और तब देखते हैं रिजफ बड़े ही गुस्से में बोलता है किलियन वो यहाँ पर है और कहता है और मेरी बहन का क्या। हाँ राफेल वो कहता है योर हाइनेस वो यहाँ पर हैं। और जैसे ही राफेल की बात रजफ ने सुनी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है क्या। वो ज़ोर से चिल्लाता है कायना। और हम देखते कायना बेहोश होती है, इस वजह से उसे रजफ की आवाज़ नहीं सुनाई देती जिस वजह से रजफ और गुस्सा होता है और हैनबर्टन की ओर गुस्से से कहता है एक हरामखोर जो कि कीड़ा भी नहीं है। तो भाई आप लोग को रजफ के गुस्से के बारे में पता है, जो उसे गुस्सा आता है वो गुस्से से हैनबर्टन की तरफ बढ़ता है और उसका सीधा जाके कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन हैनबर्टन ठहरा बेशरम वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है आखिर तुम गुस्सा किस लिए हो। और हम देखते हैं उसकी बातों से रजफ को और गुस्सा आया जा रहा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि आखिर ये वही सारी चीज़ें तो हैं जो कि तुमने खुद शुरू करी थी। और हम देखते हैं रिजफ उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। हाँ। और हम देखते हैं रिजफ की बात सुनकर हैनबर्टन वो हंसते हुए कहता है ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी चीज़ों की कैसे टेक केयर करते हो। और वो हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना मैं अपनी चीज़ों को कभी भी इस तरीके से ट्रीट ना करता। और तब भाई रिजफ को इतना गुस्सा आता है कि वो हैनबर्टन का गला ही दबाने लगता है और उसके गला घोटने की वजह से हैनबर्टन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से कराने लगता है। वहीं रिजफ की इंस्टिंक्ट बस उससे इतना ही कह रही थी उसे मार डालो, बस उसे मार डालो या फिर उसका मुंह वो बंदूक से बंद कर दो और उसे बस मार डालो। लेकिन तभी राफेल उसे क्राइम करने से रोकता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है प्लीज़ शांत हो जाइए योर हाइनेस। कहता है कि हमें सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा जो कि इन सब के पीछे है। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन प्लीज़ शांत हो जाइए। और राफेल के कहने पर रिजफ वो शांत हो जाता है और हैनबर्टन किलियन का गला वो छोड़ देता है जिससे कि हैनबर्टन थोड़ा शांत होता है। लेकिन रिजफ उसका गुस्सा कहाँ शांत होता है, वो उसे लात मार कर दूर भगा देता है और फिर सभी सोल्जर से कहता है सब के सब इकट्ठे हो जाओ और जिसने भी इंपीरियल फैमिली को असैसिनेट करने की कोशिश की उन सबको जेल में भेजो। और सारे सोल्जर्स रिजफ की बात मानकर कहते हैं ठीक है योर हाइनेस।
के साथ सुबह हो जाती है और शीन भी शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम एक गैरेज देखते हैं। वहाँ पर हमारी कायना अभी भी बेहोश होती है और एक नर्स उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और कहती है कि थोड़े से स्टेमिना को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक है और घाव भी ज़्यादा गहरे नहीं है। तब रिजब, वो तो कायना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहता है सिस्टर, और वो कायना की तरफ आता है और उसके माथे पर अपना हाथ रखता है। और जब वो अपना हाथ उसके माथे पर रखता है तभी कायना अपनी आंखें खोल लेती है और अपनी आंखों को खोलने के साथ ही उसे अपनी आंखों के सामने रिजब और राफेल दोनों ही धुंधले धुंधले नजर आते हैं। उसे आंखें खोलता हुआ देखकर राफेल और रिजब दोनों ही चिल्ला पड़ते हैं। राफेल कहता है योर हाइनेस द प्रिंसेस, और रिजब कहता है हे, क्या तुम उठ गई, और क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो। और वो कायना को लेकर बहुत परेशान होता है, लेकिन कायना वो अपना हाथ राफेल की तरफ देती है क्योंकि उसे बेहोशी में रिजब की आवाज़ तब तक सुनाई नहीं दी। और इस वजह से रिजब वो बहुत शॉक होता है कि कायना ने राफेल का नाम लिया, ना कि रिजब का, और बेचारा थोड़ा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राफेल वो उसे कहता है सब कुछ ठीक है, प्लीज़ आप रेस्ट करिए योर हाइनेस द प्रिंसेस। तब रिजब वो राफेल की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही जेंटली कायना की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, और वो मनी मन कहता है मुझे हमेशा से ही इन दोनों को लेकर शक था और अब मुझे ये सच पता है। क्यों कायना इन दिनों बहुत ही डिफरेंट एक्ट कर रही है हमेशा की तरह, और मेरे बाहों से निकलकर भागने की कोशिश कर रही है। और वो स्माइल करने लगता है और कहता है वो है इसके कारण राफेल कैड्रे, क्योंकि कायना के लिए यहाँ अकेले भाग पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है कि दूसरों के लिए उसको नज़रअंदाज करना मुश्किल है। कोई उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा सकता, उस पर सबकी नज़रें टिक जाती हैं। और प्रिंसेस की पोजीशन उसके कंधों पर एक बोझ थी, लेकिन फिर भी उसे सूट करती थी। इसलिए मेरा प्लान कि उसके सभी पोर्ट्रेट्स को हर जगह फैला देना मेरे लिए मददगार साबित हुआ, क्योंकि कायना को पता होगा कि इम्पीरियल पैलेस से बाहर निकल पाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि रिजब और कायना बचपन से ही नहीं भाग पाए। और रिजब फिर बड़ा ही डेडली फेस बनाता है और कहता है जब तक कि भाग्य ने ना चाहा हो, फिर भी वो कोशिश कर रही है भागने की, इसका मतलब है कि उसे भागने का कोई रास्ता मिल चुका है। और फिर वो राफेल की तरफ देखते हुए कहता है क्या हो अगर राफेल कैड्रे सचमुच कायना की मदद कर रहा था। और कैड्रे फैमिली एक इजी गोइंग फैमिली नहीं है, क्योंकि उसकी महिलाओं की ओर अनिच्छा के कारण उसे अभी तक ड्यूक का टाइटल नहीं मिला है, लेकिन जल्दी ही वह जितना मजबूत अभी है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन वह सच में कायना की मदद आखिर कर ही क्यों रहा था। इसी के साथ रिजव को कायना और राफेल के प्लान का लगभग अंदाज़ा हो जाता है, और वहीं कायनात अभी भी बेहोश होती है और आराम कर रही होती है, और उसको ऐसे आराम करता देख राफेल और रिजव जाने लगते हैं, जहाँ पर रिजव वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बहन सेफ़ है, और तुमने तो अपने फैमिली के नाइट्स को भी मोबिलाइज़ किया, क्या ड्यूक कैडर ने इसकी परमिशन तुम्हें दे दी। तो राफेल कहता है नहीं, मुझे ऐसा करने में कोई भी मुसीबतें का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब से मैं ही कैडर फैमिली का हेड हूँ। राफेल की बात सुनकर तो रिजव को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है कि राफेल अब से हेड बन चुका है, लेकिन कैसे। और वो मनी मन कहता है क्या, वो किस बारे में बात कर रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें एक खंडहर सी बस्ती देखते हैं जो बिल्कुल सुनसान होती है, और एक सुनसान सा कमरा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं खाने पीने की, और वहाँ पर एक आदमी ज़ोर से अपना हाथ बेंच पर पटकता है, और वो बड़े ही गुस्से में होता है, और ये होता है जिनोनिमान, जो कहता है धत तेरी, वो कमीना राफेल कैड्रे, आखिरकार उस कमीने के साथ प्रॉब्लम क्या है। और फिर उसे रिजव की बात याद आती है, जब रिजव ने उसे सुना कि राफेल को ड्यूक का टाइटल मिल चुका है, पता लगाओ आखिर चल क्या रहा है इन सब के बीच। उसने कहा कि क्या आप राफेल के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने तो उसके बारे में पहली बार सुना है। तो रिजव कहता है आखिर तुम पता करो कि मेरे सिस्टर ने किडनैप होने से पहले किया क्या था। ये महाशय जी कुछ ज़्यादा ही होशियार बनते हुए रिजव की बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं वेल, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रिंसेस सबसे पहले तो हिज मैजेस्टी एम्परर से मिलने के लिए गई, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन रिजव को आता है गुस्सा, और वो उसके ऊपर एक ग्लास फेंक कर मारता है, जो कि उसके ऊपर ही टूट जाता है, और वो जोर से चिल्लाता है, और हम देखते हैं गुस्सा करते हुए रिजव कहता है हे जिनोन इवान, मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जाओ जाओ जाकर पता लगाओ आखिर ये सब चल क्या रहा है, और कायना ने मेरे पिता से आखिर में बात क्या की। सब कुछ सोच सोच कर जेनॉन बहुत परेशान हो रहा था, और वो परेशान होकर अपना नाखून ही चबाने लगता है और कहता है मैं तो पागल हो रहा हूँ, आखिर प्रिंस को ये सब रियलाइज़ कैसे हो गया। एनीवे, अभी मुझे सबसे पहले उस हैनबर्टन किलियन का मुंह बंद करना होगा, क्योंकि अगर क्राउन प्रिंस को इस बारे में पता चल गया कि इन सभी चीज़ों में मैं भी इन्वॉल्व था। रजब के गुस्से के बारे में सोचकर जिनान को तो चिल से आ जाते हैं, वो बेचारा ये सोचकर ही कांप जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरे लिए प्रेजेंट आए हैं। और उस बंदे की बात सुनकर जिनान वो कहता है ऑफ कोर्स,
मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। आखिर मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट क्यों नहीं लाऊंगा? तुम इसे चेक कर सकते हो। और वो एक गोल्ड कॉइन देता है। फिर उस बंदे के पीछे पीछे जाने लगता है और मन ही मन कहता है, आफ्टर ऑल ये सेविसा प्लेस कॉन्ट्रैक्टर का हेडक्वार्टर जो है, और मेरे पास इस जगह से हेल्प लेने के अलावा और दूसरी कोई चॉइस नहीं है। तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एंटर होता है ज़ेनॉन इवान, जो कि चारों ओर देख रहा होता है। और तभी कोई पीछे से बोलता है, वेलकम। और ये आवाज़ सुनने के साथ ज़ेनॉन इवान बहुत शौक होता है। और वहाँ पे एक वाइट बालों वाला बंदा मास्क लगाकर बैठा होता है, और आप लोग तो समझ ही गए होंगे कौन होगा ये। और वो कहता है, क्या मुझे आपको काउंट ज़ोडियाक नहीं बुलाना चाहिए? और ये सुनकर ज़ेनॉन बहुत शौक होता है। कहता है, क्या? लेकिन कैसे? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? ये मिस्टर हेनरिक। और इसी के साथ हेनरिक अपना मास्क उतारता है और उसे देखकर ज़ेनॉन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की सोचता है। और वहाँ से भागते हुए डोर तक पहुँचता है, देखता है डोर तो पहले ही लॉक हो चुका है। तभी हेनरिक पीछे से कहता है, ओह डियर, ज़रा देखो तो तुम कितने असभ्य व्यक्ति हो। क्या अब तुम्हें मुझे काउंट ज़ोडियाक नहीं बुलाना चाहिए? और ये बात सुनकर ज़ेनॉन इवान वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ही इस कॉन्ट्रैक्टर के लीडर हो? उसकी बात सुनने के साथ ही हेनरिक वो मुस्कुराते हुए कहता है, करेक्ट, बिल्कुल सही पहचाना है बंधु। हमें यहाँ पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ड्यूक हेनरिक था, जो कि अपने बालों का कलर चेंज किया हुआ था, जो कि कह रहा था, मैं सोच ही रहा था कि आखिर प्रिंसेस को किडनैप करने की हिम्मत कर ही कौन सकता है, लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्कस इवांस का दूसरा बेटा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। तो वो गुस्से में ज़ेनॉन इवान का मुंह पकड़ लेता है, उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुमने इस तरह का स्टूपिड फेस क्यों बनाया हुआ है मूर्ख ज़ेनॉन इवान। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो आप लोग बताइएगा आज का चैप्टर आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाइएगा, क्योंकि मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं समय निकाल कर रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाइएगा। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।